जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अरसास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट। जहाँ भी NCERT बच्चों चलती है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए। देखो बच्चों, आप समय पूर्णांक आपको जो कितना रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय कितने मिलेंगे आपको? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। अब नोट में क्या रहेगा? नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो बहुविकल्पी होगा एक एक नंबर को रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न में कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं पर आर्थिक क्रियाओं पर जो है किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है बच्चों? सा हो जाएगा सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इकाई से अधिक, इकाई से कम, अनंत, शून्य। तो दो का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? इकाई से अधिक। यानी विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, इकाई से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि अधिकतम होता है कि शून्य होता है? तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, शून्य होता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब जो है सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं कि क्रय कहते हैं कि विक्रय कहते हैं, कुल आय कहते हैं? तो 4 का सही जवाब क्या बच्चे हो जाएगा? दा हो जाएगा, कुल आय कहते हैं। यानी किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को जो है कुल आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? कीमत विस्तार, कीमत संकुचन, कीमत नियंत्रण, कीमत विभेद। तो 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, कीमत विभेद कहलाता है। एक फर्म दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। तो इसका सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, उपरोक्त सभी। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, एकाधिकार के अंतर्गत। एक फर्म माने क्या होता है बच्चों? कंपनी होती है। एक फर्म दीर्घकाल में भी असमान लाभ अर्जित कर सकती है, एकाधिकार के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्टॉक चर क्या है बच्चों। ये समय काल होता है या जो है अगस्त्यात्मक चर है, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा। यानी आ और बा ये दोनों जो है, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को NNP के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि? तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है, जिन्हें अन्यथा कम कीमत पर जो है बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या परिभाषा है, किसकी है बच्चों? तो यह सही जवाब सा हो जाएगा, प्रोहार्ट्रे विदर्श की है। मजदूरी होती है अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत है, अवसर लागत, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, अस्पष्ट लागत। मजदूरी होती है अस्पष्ट लागत। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो दिया है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। चलो हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर का रहेगा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो बच्चों अर्थशास्त्र देखेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के जो है उत्पादन, वितरण, विनिमय में होता है बच्चों अदला बदली। सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का जो है अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर दोस्तों जो है 12 क्या है? मांग को परिभाषित कीजिए। ये भी 3 नंबर का है, मांग को परिभाषित कीजिए। आइए चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। मांग को परिभाषित कीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे। तो मांग क्या है दोस्तों?
देखो, मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता मतलब जो किसी वस्तु को उपभोग करता है उसे भोक्ता कहते हैं। तो बच्चों, मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेगा। क्रय माने खरीदना, क्रय करेगा, उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 13 क्या है? चालू पुनः स्थापन लागत क्या है? चालू पुनः स्थापन लागत क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। चालू पुनः स्थापन लागत क्या है? तो चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 13 का आंसर देखते हैं हम लोग। चलो प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर मूल्यह्रास को की चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। फिर से देखेंगे, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर मूल्यह्रास की चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। चलो प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखेंगे हम लोग। मुद्रा के 4 कार्य लिखिए बच्चों, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। मुद्रा के 4 कार्य क्या हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 14 है मुद्रा के 4 कार्य दोस्तों। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, मुद्रा के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक है परंपरागत या स्थैतिक कार्य। नंबर 2 जो है गौण कार्य। नंबर 3 बच्चों आकस्मिक कार्य, आकस्मिक माने एकाएक। नंबर 4 जो है विविध कार्य। ये जो है मुद्रा के 4 कार्य हैं, परंपरागत स्थैतिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, विविध कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर देखेंगे हम लोग। एक वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दूसरे अच्छे की तुलना में उपभोग करने को तैयार है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। फिर से देखेंगे, एक वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दूसरे अच्छे की तुलना में उपभोग करने को तैयार है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। चलो हम लोग 16 नंबर उत्तर देखेंगे बच्चों। प्रश्नोत्तर नंबर 16 है कि अवसर लागत का अर्थ लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर 16, अवसर लागत का अर्थ लिखिए। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर देखेंगे, अवसर लागत क्या है? देखो, कष्ट तथा त्याग पर आधारित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संदेहात्मक तथा दोषपूर्ण वास्तविक लागत के विचार को जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो है परित्याग कर उसके स्थान पर बच्चों अवसर लागत की धारणा प्रस्तुत की है। अवसर लागत की धारणा प्रस्तुत की है। अवसर लागत को जो है वैकल्पित लागत, हस्तांतरण आय अथवा जो है हस्तांतरण लागत आदि नाम से भी जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं बच्चों? राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? तो आइए चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखेंगे। किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखो फिर से देख लेंगे हम लोग। किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के व प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगम आय या राष्ट्रीय आय कहलाती है। वही हो गया दोस्तों, परिभाषा वही है पूरी। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 18 देख लेंगे हम लोग। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? ये बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 18, राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर यानी टैक्स, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के टैक्स व कर और शुल्क, निवेशों पर जो है प्राप्त ब्याज और लभ्यांश तथा विभिन्न सेवाओं के जो है बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। देखो बच्चों, हम लोग चलो लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का रहेगा। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित कीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। मुद्रा स्फीति की घटनाओं का वर्णन करें। चालू खाता तथा सावधि जमा खाता में अंतर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
उपभोक्ता तालिका या वाक्य की सहायता से समता बिंदु का अर्थ बताएं। 6 नंबर का बच्चों। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कितने का अंकों का रहेगा? 10 अंकों का। जहाँ भी अथवा लगेगा रहेगा, इसमें से एक करना है। जहाँ भी अथवा लग जाए, दो में से सिर्फ एक करना है, दोनों नहीं करना है बच्चों। चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। तो चलिए हम लोग 6 नंबर देख लेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित साधनों के विकासशील प्रबंधन अथवा इष्टतम मतलब तो सर्वाधिक होता है, अथवा सर्वाधिक उपयोग से संबंधित है। व्यष्टि स्तर पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता अपने साधनों, आय अथवा संपत्ति का उपयोग इस प्रकार करता है कि बच्चों वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। एक व्यक्तिगत उत्पादक अथवा एक फर्म माने कंपनी अपने संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके। समष्टि स्तर पर इसका अर्थ है कि एक देश अपने संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग कर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी समृद्धि की दर के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी अधिकतम कर सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु को हम निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। देखो, अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो कि सीमित संसाधनों, हमारी इच्छाओं की तुलना में के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने में सक्षम होता है एवं एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने में सक्षम होता है, तथा समष्टि स्तर पर एक देश अधिकतम संभावित जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, संभावित जीडीपी समृद्धि तथा अधिकतम संभावित सामाजिक कल्याण प्राप्त करने में सक्षम होता है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम मतलब सर्वोत्तम प्रयोग का इस प्रकार अध्ययन करता है जिससे कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो सके तथा समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिकतम हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। ये क्वेश्चन देखें, व्यापारी बैंकों के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 में से करना है तो इसको हम कर रहे हैं, 10 नंबर आपको मिलेगा। व्यापारी बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आइए इसको उत्तर देख लेते हैं हम लोग। व्यापारी बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारी बैंकों के कार्य लिखिए। चलो उत्तर हम लोग देखते हैं। व्यवसायी बैंक के कार्य, व्यापारी क्या व्यवसाय जो व्यवसाय करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, ये क्या है? सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है दोस्तों। तो व्यापारी बैंकों के कार्य लिखना है, प्रमुख कार्य। तो हम हेडिंग डाल लेंगे व्यावसायिक बैंक के कार्य। देखो, आधुनिक मौद्रिक युग में व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को जो है तेज़ी से बच्चों विस्तार हो रहा है। ये अपने ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित नंबर 1 बच्चों हो जाएगा। निम्नलिखित जब लग जाए नंबर 1, जमा स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जमा स्वीकार करना। जमा के 3 रूप हो सकते हैं। नंबर 1 है बचत खाता। देखो, बैंक जमा की निष्क्रिय मीन्स क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई क्रिया व्यापार ना हो, उसे निष्क्रिय कहते हैं। बैंक जमा की निष्क्रिय निधियों को जमा करने का जो है सुरक्षित भंडार माना जाता है। इस खाते में जमा राशि पर समान दर से ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष में समान रूप से 100 बार इस खाते से राशि निकाली जा सकती है। नंबर 2 है चालू खाता। इस मांग जमा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसे बच्चों जो है मांग जमा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें से जमाकर्ता किसी भी समय राशि निकाल सकता है। बैंक इस खाते पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं करता, बल्कि ग्राहक से सेवा शुल्क वसूल कर लेता है। नंबर 3 अस्थाई जमा खाता। इसे समय जमा भी जो है कहा जाता है। इस खाते से समय से पूर्व राशि को नहीं निकाला जा सकता। इन जमाओं पर जो है बैंक ऊंची ब्याज की दर देता है। नंबर 2 बच्चों ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य ऋण प्रदान करना है। व्यावसायिक बैंक जमाकर्ताओं और ऋणियों के बीच मध्यस्थता का जो है कार्य करता है तथा इन सौदों के बदले में लाभ प्राप्त करता है। नंबर 3 अन्य कार्य। आधुनिक समय में व्यावसायिक बैंक निरंतर अपनी बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि कर रहे हैं। बैंक के द्वारा जो है किए जाने वाले अन्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों कोषों का अंतरण। व्यावसायिक बैंक साख पत्रों जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि का सहायता से कोषों का अंतरण संभव बनाते हैं। नंबर 2 एजेंसी कार्य। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय एजेंट की भूमिका निभाते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न
दावों को जो है भुगतान प्राप्त करते हैं और भुगतान प्रदान करते हैं। बीमा, किस्त, पेंशन, लाभांश, बिजली टेलीफोन के बिल का भुगतान, सोना चांदी और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, लॉकर्स की व्यवस्था। लॉकर क्या होता है बच्चों? जिसमें लोग कुछ मूल्य देकर अपने कीमती सामान रख सकते हैं, उसे लॉकर कहते हैं। ये बैंक का शब्द है। लॉकर्स की व्यवस्था, यात्री चेक जारी करना आदि कार्य भी व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो है संपन्न किए जाते हैं। तो बच्चों, तो ये था जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।